Hello student, I am Hariom Narvare. We are starting preparation of electrical measurement and instrumentation. यह कंपटीशन एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, आप बहुत ध्यान से पढ़िए इसे। इस सब्जेक्ट का सिलेबस कुछ इस प्रकार से है। फर्स्ट टॉपिक बेसिक ऑफ मेजरमेंट सिस्टम, सेकंड एरर एनालिसिस, थर्ड एनालॉग इंस्ट्रूमेंट, फोर्थ मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट यूजिंग ब्रिजेस, फिफ्थ मेजरमेंट ऑफ पावर, सिक्स मेजरमेंट ऑफ एनर्जी, सेवन पोटेंशियोमीटर, एट्थ इंस्ट्रूमेंटेशन ट्रांसफार्मर, नाइन्थ पावर फैक्टर मीटर, 10 फ्लक्स मीटर, 11 सीआरओ, 12 क्यू मीटर, 13 डीवीएम, 14 ट्रांसड्यूसर। इस सब्जेक्ट का पर्पस फिजिकल क्वांटिटी को न्यूमेरिकल फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। फिजिकल क्वांटिटी ऐसी क्वांटिटी होती है जिन्हें मेजर किया जा सकता है। मेजरमेंट सिस्टम का पर्पस ही फिजिकल क्वांटिटी को न्यूमेरिकल फॉर्म में एक्सप्रेस करना होता है। जैसे कि आप फिगर 1 में देखिए, यहाँ पर बॉडी के टेम्परेचर को न्यूमेरिकल फॉर्म में एक्सप्रेस किया जा रहा है। ये जो थर्मामीटर आपको दिख रहा है, ये बॉडी के टेम्परेचर को न्यूमेरिकल फॉर्म में एक्सप्रेस कर रहा है। सेकंड फिगर में वेट मशीन है जो कि आपके वेट को न्यूमेरिकल फॉर्म में एक्सप्रेस करेगा। थर्ड फिगर में एनर्जी मीटर का डायग्राम है जो कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को न्यूमेरिकल फॉर्म में एक्सप्रेस कर रहा है। यही पर्पस है मेजरमेंट सिस्टम का। मेजरमेंट के पर्पस को कुछ इस प्रकार से भी एक्सप्रेस किया जा सकता है कि मेजरमेंट का पर्पस मेजर्ड वैल्यू को न्यूमेरिकल फॉर्म में एक्सप्रेस करना। एक ही बात है, दोनों जो डेफिनेशन मैंने बताई दोनों का मीनिंग एक ही है। यहाँ मैं बोल रहा हूँ कि मेजर्ड वैल्यू को न्यूमेरिकल फॉर्म में एक्सप्रेस करना, और वहां मैंने बोला है कि फिजिकल क्वांटिटी को न्यूमेरिकल फॉर्म में एक्सप्रेस करना। फिजिकल क्वांटिटी तो वही होती है जो मेजरेबल है, ये देखिए यहाँ पर, इसलिए ऐसा बोलना भी गलत नहीं होगा। यहाँ हमने मेजर्ड वैल्यू टर्म्स का यूज किया है। वैल्यूज जनरली दो प्रकार की होती है, फर्स्ट मेजर्ड वैल्यू, सेकेंड ट्रू वैल्यू। ऐसी वैल्यू जो किसी भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट द्वारा मेजर की जाती है मेजर्ड वैल्यू कहलाती है, बट उस क्वांटिटी की एक्चुअल वैल्यू या रेटेड वैल्यू को ट्रू वैल्यू कहते हैं। एक एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूँ। जैसे कि इस वायर में करंट फ्लो हो रहा है 10.9 एम्पियर का। इस वायर के सीरीज में एक अमीटर कनेक्टेड है जो कि 10.4 एम्पियर करंट को मेजर कर रहा है। अब यहाँ आप देखिए, एक्चुअल में इस वायर में 10.9 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा था, बट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट अमीटर ओनली 10.4 एम्पियर रीडिंग दे रहा है। तो ये हमारी मेजर्ड वैल्यू हो गई। मेजर्ड वैल्यू को AM से इंडिकेट करते हैं, और एक्चुअल में इस वायर में 10.9 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा था, इसलिए मैंने ट्रू वैल्यू के डेफिनेशन में एक्चुअल वैल्यू वर्ड का यूज किया है। इसलिए यहाँ 10.9 एम्पियर एक्चुअल वैल्यू या ट्रू वैल्यू है। ट्रू वैल्यू को AT से एक्सप्रेस किया जाता है। अब आप क्लियर होंगे कि एक्चुअल वैल्यू क्या होती है और मेजर्ड वैल्यू क्या होती है। जो किसी इंस्ट्रूमेंट के थ्रू मेजर की जाए वो मेजर्ड वैल्यू होगी, और वास्तविकता में एक्चुअल में जो वैल्यू होती है, जो फिजिकल क्वांटिटी की वैल्यू होती है, वो उसकी ट्रू वैल्यू होगी। टेक्निकल टर्म में इस एग्जांपल को हम एक बार और समझते हैं। देखिए, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट अमीटर है। इस अमीटर में से 10.9 एम्पियर का करंट पास हो रहा है, इसलिए 10.9 एम्पियर सिस्टम का इनपुट है, और इस अमीटर ने 10.4 एम्पियर की रीडिंग दी है। तो ये 10.4 एम्पियर ये सिस्टम का आउटपुट है और ये सिस्टम का इनपुट था। यहाँ 10.9 एम्पियर को ट्रू वैल्यू कहा गया है और 10.4 एम्पियर को मेजर्ड वैल्यू कहा है। तो हम सिस्टम इनपुट को ट्रू वैल्यू कह सकते हैं और सिस्टम आउटपुट को मेजर्ड वैल्यू कह सकते हैं। अब आप कॉमन सेंस से बताइए, एक्चुअल में 10.9 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है, बट अमीटर 10.4 एम्पियर की रीडिंग दे रहा है, तो इसके अंदर कितने का डिफरेंस आ गया? 0.5 एम्पियर का डिफरेंस आ गया। 0.5 एम्पियर की रीडिंग कम दी है इस अमीटर ने, तो ये 0.5 एम्पियर क्या हो गया? ये एरर है हमारी सिस्टम की, इतनी एरर हुई है। तो टेक्निकल टर्म में हमने एरर अगर कैलकुलेट करना है तो कैसे हो जाएगी? मेजर्ड वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू जो होती है वो एरर के बराबर होती है। और इस टेक्निकल डेफिनेशन के अकॉर्डिंग देखा जाए तो जो एरर हो जाएगी वो सिस्टम आउटपुट माइनस सिस्टम इनपुट के बराबर हो जाएगी। सिस्टम आउटपुट माइनस सिस्टम इनपुट। इसलिए एरर इक्वल्स टू मेजर्ड वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू और सिस्टम आउटपुट माइनस सिस्टम इनपुट। इस एरर पर बेस्ड एक क्वेश्चन सॉल्व करता है। देखते, ये क्वेश्चन एक कंपटीशन एग्जाम में मैंने देखा था और ये बहुत सारे कंपटीशन एग्जाम में आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट इज मोर क्वालिटी इंस्ट्रूमेंट इफ इंस्ट्रूमेंट A having 1 volt error, instrument A having 1 volt error and instrument B having 10 volt error। क्वेश्चन में दो इंस्ट्रूमेंट A और B गिवन है। फर्स्ट इंस्ट्रूमेंट की जो एरर है वो 1 वोल्ट है
और सेकेंड इंस्ट्रूमेंट की जो एरर है वो 10 वोल्ट है। एरर को डेल्टा से एक्सप्रेस किया जाता है। इस क्वेश्चन को आगे एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। मानते हैं कि दो स्टूडेंट हैं ए और बी। पहले स्टूडेंट को 49 मार्क्स मिले हैं और दूसरे स्टूडेंट को 40 मार्क्स मिले हैं। अब आपसे अगर पूछा जाए कि दोनों में से किसकी परफॉर्मेंस बेटर है, तो आप बोलोगे जिसके मार्क्स 49 है इसकी परफॉर्मेंस बेटर है। अभी आपका ये व्यू है। बाद में आपको पता चलता है कि इस पर्सन को 100 में से 49 मार्क्स मिले हैं और इस पर्सन को 50 में से 40 मार्क्स मिले हैं। तब आपका व्यू चेंज हो जाएगा, आपको बी की परफॉर्मेंस बेटर लगने लगेगी और सेकंड कंक्लूजन जो है वो बेटर है। सही कंक्लूजन सेकंड वाला है, क्योंकि यहाँ आपको टोटल मार्क्स पता चल गए, तब आप एक्चुअल परफॉर्मेंस पता कर पाए। ऐसा ही कंडीशन इस क्वेश्चन में भी है। यहाँ हमें एरर गिवन है कि इसकी एरर 1 वोल्ट है और इसकी एरर 10 वोल्ट है। अभी हमारा व्यू ऐसा है कि इसकी जो एरर है बी इंस्ट्रूमेंट की ये ज़्यादा है, इसलिए इसकी क्वालिटी अच्छी नहीं, कम है। और फर्स्ट इंस्ट्रूमेंट में केवल 1 वोल्ट की एरर आ रही है, इसलिए बेटर इंस्ट्रूमेंट है। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। जब तक कि हमें टोटल वैल्यू या फिर जब तक कि हमें ट्रू वैल्यू पता नहीं चल जाती कि एक्चुअल में कितनी ट्रू वैल्यू है इंस्ट्रूमेंट की, तब तक कि हम यहाँ कोई भी किसी भी ऑप्शन पे कमेंट नहीं कर सकते। इसलिए डी ऑप्शन करेक्ट है, कांट कमेंट, क्योंकि हमारे पास ट्रू वैल्यू गिवन नहीं है। ये जैसे अब ये एरर है 1 वोल्ट की, लेकिन टोटल कितनी वैल्यू के रिस्पेक्ट में 1 वोल्ट एरर आ रही है ये हमें नहीं पता। यहाँ 10 वोल्ट एरर आ रही है, लेकिन टोटल कितनी वैल्यू के रिस्पेक्ट में आ रही है ये नहीं पता, इसलिए हम यहाँ कुछ कह नहीं सकते। इस क्वेश्चन में हम क्वालिटी को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए इस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए एक नई टर्म इंट्रोड्यूस हुई जिसे परसेंटेज रिलेटिव स्टैटिक एरर कहा जाता है। जब एरर को ट्रू वैल्यू के रिस्पेक्ट में एक्सप्रेस किया जाता है तो इसे परसेंटेज रिलेटिव स्टैटिक एरर कहा जाता है। परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए इसमें 100 का मल्टीप्लाई कर देते हैं। इस टर्म की हेल्प से आप इंस्ट्रूमेंट की क्वालिटी बता सकते हो। अब हम वही क्वेश्चन करते हैं इससे पहले वाला, जहां हम क्वालिटी एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे थे क्योंकि वहाँ ट्रू वैल्यू गिवन नहीं थी। अब हम उसी क्वेश्चन में ट्रू वैल्यू दे देते हैं और देखते हैं कि कौन सा इंस्ट्रूमेंट की क्वालिटी अच्छी है। क्वेश्चन नंबर 2, which of the following instrument question number 2 which of the following instrument more quality instrument? If instrument A having 1 volt error and its true value 5 volt, other instrument B having 10 volt error and its true value 20 volt. क्वेश्चन में दो इंस्ट्रूमेंट है, इंस्ट्रूमेंट A और इंस्ट्रूमेंट B। इंस्ट्रूमेंट A की जो एरर है वो है 1 वोल्ट, इंस्ट्रूमेंट B की एरर है 10 वोल्ट, इंस्ट्रूमेंट ए की ट्रू वैल्यू 5 वोल्ट और इंस्ट्रूमेंट बी की जो ट्रू वैल्यू है ये है 20 वोल्ट। अब हमें पता करना है कि दोनों इंस्ट्रूमेंट में से किस इंस्ट्रूमेंट की क्वालिटी बेटर है। तो क्वालिटी का पता करने के लिए हमने अभी थोड़ी देर पहले रिलेटिव स्टैटिक एरर का कॉन्सेप्ट देखा। रिलेटिव स्टैटिक एरर क्या होती है? जब एरर को ट्रू वैल्यू के रेस्पेक्ट में एक्सप्रेस किया जाता है तब इसे परसेंटेज रिलेटिव स्टैटिक एरर कहा जाता है। बस हम इसी का यूज़ करके हमारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इंस्ट्रूमेंट ए के लिए रिलेटिव स्टैटिक एरर, इंस्ट्रूमेंट ए की एरर अपॉन ट्रू वैल्यू। सिमिलरली इंस्ट्रूमेंट बी की रिलेटिव स्टैटिक एरर, इंस्ट्रूमेंट बी की एरर और इंस्ट्रूमेंट बी की ट्रू वैल्यू। यहाँ बी लगा देता हूँ और यहाँ ए लगा देता हूँ, बेटर है। बस आप यहाँ वैल्यू पुट कर दीजिए, देखते हैं क्या होता है। 1 और परसेंटेज में एक्सप्रेस करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 1/5 × 100 मीन्स 20%। यहाँ पर 10/20 × 100। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 50%। यहाँ इंस्ट्रूमेंट बी की रिलेटिव स्टैटिक एरर ज़्यादा आ रही है, मीन्स इसकी क्वालिटी बहुत पुअर है, और इंस्ट्रूमेंट ए की रिलेटिव स्टैटिक एरर ओनली 20% आ रही है, इसलिए इसकी क्वालिटी इंस्ट्रूमेंट बी के कंपैरिजन में ज़्यादा अच्छी है। क्योंकि इसकी एरर, अब डेफिनेटली जहाँ पे एरर ज़्यादा होगी उसकी क्वालिटी पुअर होगी, और जिसकी एरर कम होगी उसकी क्वालिटी ज़्यादा अच्छी होगी। यहाँ मैं आपको एक और टर्म बताता हूँ। एक टर्म होती है एक्यूरेसी। अभी मैं इसको डिटेल में आपको समझाऊंगा कि एक्यूरेसी क्या है। अभी आप मैथमेटिकली न्यूमेरिकली देख लीजिए इसकी वैल्यू क्या होती है। एक्यूरेसी होती है 100% माइनस रिलेटिव स्टैटिक एरर परसेंटेज। जैसे अब इंस्ट्रूमेंट ए की मुझे अगर एक्यूरेसी फाइंड आउट करना है
एक्यूरेसी ऑफ इंस्ट्रूमेंट ए 100% माइनस रिलेटिव स्टैटिक एरर इंस्ट्रूमेंट ए की है 20%, जो कि हो जाएगा 80%। मीन्स इंस्ट्रूमेंट ए की एक्यूरेसी 80% है। इंस्ट्रूमेंट बी की चेक करते हैं। एक्यूरेसी ऑफ इंस्ट्रूमेंट बी 100% माइनस रिलेटिव स्टैटिक एरर 100 माइनस 50 मीन्स 50%। इंस्ट्रूमेंट बी की एक्यूरेसी 50%। सो थैंक यू गाइस। रिमेनिंग टॉपिक हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे।